जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में आप सबका स्वागत है। पहले सेशन में हमने आपसे बातचीत की कि किस तरह से एक समाचार का एक आइडिया हमको मिलता है और समाचार के एक आइडिया को हम वो प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है जब हम उसको एक न्यूज़ में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसी विषय पे हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हैं एनडीटीवी इंडिया के इनपुट एडिटर उदय चंद सिंह, और उदय से हम बातचीत करेंगे। पहले सेशन में हमने कुछ सैद्धांतिक पहलुओं पर बातचीत की और अब हम डिस्कस करना चाहेंगे कि इन्हीं पहलुओं पे वास्तव में जब टेलीविज़न पत्रकारिता में किस तरह से उनका उपयोग होता है। एक पत्रकार को जब एक आइडिया किस तरह से मिलता है और उस टिप के बेसिस पे उसको कैसे आइडिया में फॉर्मुलेट करता है, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देता है और किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंट एक रिपोर्ट फाइल करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का जो व्यावहारिक पहलू है उस पर हम बातचीत करेंगे उदय चंद सिंह से। तो उदय जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप कृपया बताइए कि इनपुट एडिटर के नाते आपको किस तरह से ये आइडिया मिलते हैं कि कहाँ क्या हो गया, आपके सोर्सेज क्या होते हैं जिससे आपको एक टिप मिलती है कि कहीं कोई घटना हो गई है और उसको हमको कवर करना है। वो क्या क्या आपके सूत्र होते हैं? देखिए धुलिया साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अखबारों में कुछ भी ये तय नहीं होता कि हम कल क्या छापने जा रहे हैं। एक दिन पहले सब कुछ, अगर कल का अखबार है तो वो हम आज ही तय कर पाते हैं कि हमारी क्या न्यूज़ जानी है। लेकिन टेलीविज़न में बहुत कुछ तय होता है कि कल हम क्या दिखाने जा रहे हैं। कम से कम 24 घंटे पहले हमें ये पता होता है कि कल हम क्या कुछ दिखा सकते हैं। मसलन हमें अपने सारे ब्यूरोज से, सबसे पहले तो हम अपने ब्यूरोज से ये मांगते हैं कि कल आप क्या करने जा रहे हैं, आपके शहर में क्या क्या गतिविधियां हो रही है, या आपके पास कौन सी स्पेशल स्टोरीज हैं। ये उन घटनाओं को छोड़कर कि वहाँ अगर कोई इंसिडेंट्स हो जाता है, कोई हैपनिंग्स हो जाती है, तब तो अलग बात है। लेकिन बहुत हद तक ये होता है कि तयशुदा होता है कि हम ये स्टोरी कर रहे हैं। इस आधार पर हम रात को बहुत हद तक एक तय कर लेते हैं, पूरा प्लान चेकआउट कर लेते हैं कि हमें लखनऊ से ये स्टोरी मिल रही है, पटना से ये स्टोरी मिल रही है, रांची से ये स्टोरी मिल रही है। इसी के आधार पर हम ये भी तय कर लेते हैं कि हमें कहाँ ओबी वैन्स भेजने हैं। अगर पटना के गांधी मैदान में कोई रैली है तो बिल्कुल वो तय है कि 3 बजे रैली होनी है, 4 बजे रैली होनी है, तो हम ओबी वैन अपने वहाँ तैनात कर देते हैं। तो ये तो एक है कि जो तय है बिल्कुल कि ये खबर जानी ही जानी है। दूसरी चीज जो हमारे सोर्सेस होते हैं, रही बात सोर्सेस की, जैसे आपको पता कैसे चलता है कि ये कोई घटना हो रही है, आपके उसके सूत्र क्या होते हैं कि ये चीज होने जा रही है, तो आपको कहाँ से खबर मिलती है उसकी? सूत्र देखिए बहुत हद तक जो एक पत्रकार का, चाहे वो प्रिंट का हो चाहे टेलीविजन का हो, कुल मिला के सोर्सेस दोनों के अगर आप देखेंगे तो वही है। प्रेस रिलीज है, उनके अपने पुलिस डिपार्टमेंट के सोर्सेस हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोर्ट्स हैं। ये तमाम जो सोर्सेस हैं एज यूजुअल वो टेलीविज़न के लिए भी उसी तरह काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, अगर कोई रिपोर्टर किसी बीट पे कवर कर रहा है, अगर वो कोई बीजेपी को कवर कर रहा है, तो उसे स्पेसिफिक पता होता है कि पटना में ये हो रहा है, ये रैली होने जा रही है, या वहाँ पे राजनाथ सिंह ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, या उनका एक दौरा है। तो वो प्रक्रिया क्या होती है जिसके आधार पे आपको जब ये सूचना मिलती है कि ऐसी कोई घटना होने जा रही है, तो आप वो प्रक्रिया क्या है जिसके आधार पे आप तय करते हैं कि इस घटना को हमको रिपोर्ट करना चाहिए, इसको कवर करना चाहिए, और कितना उसको कवर किया जाए, आप कैसे तय करते हैं? देखिए टीवी के लिए 2 चीज़ें हैं कि एक तो हमारे बहुत सारे स्ट्रिंगर्स होते हैं, क्योंकि अखबारों और टीवी के साथ मुश्किल ये है कि अखबार के साथ है उसने एक रिपोर्टर वहाँ तैनात कर दिया हर शहर में, उनके लिए रिपोर्टर तैनात करना बड़ा आसान काम होता है। लेकिन टेलीविज़न के लिए ऐसा नहीं है, संभव है। वो ज़्यादातर छोटे शहरों में सिर्फ स्टेट ब्यूरोज को अगर छोड़ दें तो हर छोटे या कस्बाई शहरों में हमारे स्ट्रिंगर्स होते हैं, और स्ट्रिंगर्स की खबरों को पुष्टि करना ये ब्यूरो का काम है। इवन जो इनपुट एडिटर है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ से कोई खबर आ रही है तो हम उसकी पुष्टि करें। मसलन मेरठ से कोई खबर आती है, वहाँ एक स्ट्रिंगर है, वो ये खबर देता है कि वहाँ दंगा फैल गया है। स्ट्रिंगर्स के साथ मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये बता दूं कि उन्हें एक फ़ोन कॉल पे, अगर वो एक फ़ोन पे हमें खबर देते हैं तो उन्हें हम उसी के हिसाब से पे करते हैं। अब उनकी कोशिश ये होती है कि जितनी बार हम अपनी
खबर दे सकें और हमें पेमेंट्स मिल सकें। इसकी वजह से ये होता है कि वो छोटी सी छोटी खबरों को भी कोशिश करते हैं कि बड़ी खबर बना के हम उनकी रिपोर्ट कर दें। ऐसे समय में एक इनपुट एडिटर या जो ब्यूरो चीफ है उस कंसर्न स्टेट का, उसकी कोशिश होती है कि उस खबर को हम कंफर्म करें, क्या वो वाकई में बड़ी खबर है, क्या वो टेलीविजन पे जाने लायक है या नहीं है। अगर है तो हम उस खबर को कवर करेंगे अपने स्तर पे। कुछ ऐसा भी हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में जब से एक न्यूज़ मीडिया का एक बूम सा है और काफ़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अब मार्केट में उतर आए हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो कई बार ये लगता है कि कई घटनाओं जिनकी पुष्टि की जानी चाहिए, पुष्टि ठीक से नहीं की जाती है और खबर पहले चला दी जाती है। खासतौर से टेलीविज़न चैनल्स में अक्सर ये कई बार ये लगता है कि चूँकि उनको लगता है कि कहीं दूसरा चैनल में हमको स्कोर ना कर जाए, तो जो एक आपको सूचना मिलती है किसी घटना की, उसकी जो पुष्टि की जानी चाहिए, जो जर्नलिज्म के मानदंड हैं कि बगैर पुष्ट किए हुए आप किसी खबर को नहीं देंगे, तो कई बार बहुत ही अपुष्ट खबरों को, या ये कहना चाहिए कि एक समाचार की जो सूचना मिलती है उस सूचना को ही आप एक न्यूज़ के तौर पे टेलीकास्ट कर देते हैं कि क्योंकि जर्नलिज्म में हमें कहते हैं कि आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि एक न्यूज़ स्टोरी बन सकती है, अपने आप में न्यूज़ स्टोरी नहीं है। पर कई बार ऐसा लगता है कि जो न्यूज़ स्टोरी का एक आइडिया है उसी को खबर बना दिया जाता है। तो ये जो प्रेशर आ गए न्यूज़ चैनल्स पे कि जो खबर पहले देने का जो कंपटीशन है, इसमें कहीं आपको लगता है कि ये जो पुष्टि करनी चाहिए कई चीज़ों की, उसमें कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, भागदौड़ तो मची हुई है टेलीविज़न चैनल्स में, ये दो राय नहीं है इसमें। खबर की पुष्टि की जो बात है टेलीविज़न चैनल्स में, मैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल की बात नहीं करूँ, तमाम चैनलों में एक सिस्टम बना हुआ है, इनपुट डेस्क, आउटपुट डेस्क। ये दो ऐसे सिस्टम हैं कि कोई भी खबर अगर पहले आ रही है तो वो हमें इनपुट डेस्क पे मिलेगी, जैसे हम असाइनमेंट डेस्क भी कहते हैं। तो ये असाइनमेंट डेस्क की ये पूरी जिम्मेदारी होती है, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि खासतौर से छोटे शहरों से अगर कोई खबर आ रही है तो हम उसे पुष्टि करें। रही बात कि कई दफ़ा जैसा आपने कहा कि भागम भाग में किसी खबर को चला देना, कि कई बार होता है कि हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम खबर को तुरंत से एक पट्टी दौड़ा देते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे, या एक ताज़ा खबर के तौर पे हम ब्रेकिंग न्यूज़ चला देते हैं। ये कहीं ना कहीं ये गलतियां हो रही है, लेकिन इसमें बहुत कुछ हम अपने सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। हम ये देखते हैं कि जिस सोर्स से हमें खबर मिल रहा है, शायद हम उस पर इतना भरोसा कर चुके होते हैं कि हम दोबारा अपने स्तर पे ये कोशिश नहीं करते कि वाकई में ये खबर सही है, फैक्ट्स इसके सही हैं या नहीं। हमें कई बार लगता है कि एक जो सूचना है आपके पास, जो सूचना एक समाचार का मतलब एक पहला चरण होता है कि आपको एक सूचना मिली, आप ये सोचते हैं कि ये सूचना से हम एक समाचार इससे डेवलप कर सकते हैं। मतलब एक सिर्फ जो स्टोरी आइडिया है, स्टोरी आइडिया को समाचार बनाने का रुझान इस बीच में काफ़ी प्रबल हुआ है। और कई बार लगता है कि जो अभी पहले सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि कितने तरह के सोर्स होते हैं, किस सोर्स का इस्तेमाल किस चीज़ को करना चाहिए, तो कई बार ये भी देखने में मिलता है कि इन दिनों आजकल टेलीविज़न में, अखबारों में भी काफ़ी हो रहा है कि मतलब एक सोर्स जो सोर्स जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन को देनी चाहिए, इस बात की उपेक्षा की जाती है कि हम जब किसी सोर्स को अप्रोच कर रहे हैं तो हम उसको किस लिए अप्रोच कर रहे हैं। पत्रकारिता में जब हम किसी सोर्स के पास जाते हैं तो हमारे पास पहले से एक प्लान होता है कि इस सोर्स से हमको क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अक्सर कई बार ये होता है कि हम अगर एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो एक एक्सपर्ट से हम क्या ओपिनियन चाहते हैं। हम किसी एक्सपर्ट के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें पूछें उसको कि भारत की राजधानी कौन सी है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि रिटन सोर्सेज में उपलब्ध होती हैं, और हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो हम रिटन सोर्सेज के बाहर उससे खबर लेना चाहते हैं। तो कई बार ये पाया जाता है कि आप जब सोर्स का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं, आप रिटन सोर्सेज का अवलोकन नहीं करते, उनकी समीक्षा नहीं करते हैं, आप अपना एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाते हैं कि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन पहले से है, इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से उपलब्ध हैं। जब तक आप उन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करते हैं तो कई बार देखा जाता है कि
आप एक सोर्स को अप्रोच करते हैं और आप उसको ऐसा सवाल पूछते हैं जिस सवाल का जवाब जो है पहले से मालूम होता है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि ये एक ऐसा जर्नलिज्म है जिसमें कि आप एक ओबियस क्वेश्चन पूछते हैं और आपको एक ओबियस आंसर मिलता है। अक्सर टेलीविज़न में भी, अखबारों में भी, टेलीविज़न में खास तौर से इसलिए कि टेलीविज़न में जैसे कि उदय ने कहा कि एक भगदड़ मची हुई है, एक भागम भाग रहती है, कंपटीशन है कि आप हमेशा एक जल्दी में रहते हैं, तो वहाँ अक्सर ये होता है कि आप किसी को कुछ पूछ लेते हैं, इतनी फुर्सत नहीं होती है। लेकिन कई बार अखबारों में हम पाते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स को आप एक ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो बहुत ओबियस है और जिसका आंसर भी बहुत ओबियस है। मेरा आशय है कि जैसे मसलन आप किसी पॉलिटिशियन को नहीं पूछ सकते कि वो देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं कि नहीं मिटाना चाहते हैं, तो हम जर्नलिज्म में कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि एक पॉलिटिशियन देश की गरीबी मिटाना चाहता है कि नहीं मिटाना चाहता है, सवाल ये कि आप उसको पूछिए कि आप कैसे ये काम करना चाहते हैं। और जर्नलिज्म एजुकेशन में हम एक चीज़ पे जोर देते हैं कि एक जो सवाल होता है कि हाउ डू यू नो इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे जानते हैं। मतलब कोई पॉलिटिशियन अगर ये कहता है कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो उनको पूछना पड़ेगा कि आपको कैसे मालूम है, आपके पास कोई दस्तावेज है, कोई रिपोर्ट है, कहीं कोई सर्वे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, आप किस आधार पर कह रहे हैं, कैसे आप ये जानते हैं। और अगर वो आपको बता दें कैसे जानते हैं, तो जाहिर है कि वो किसी दस्तावेज, किसी डॉक्यूमेंट, किसी रिपोर्ट, किसी एनजीओ के किसी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको दूसरा क्लू मिलता है कि एक सोर्स ये भी है जिससे हम और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो उदय, मेरा आशय था कि कई बार हम एक सोर्स के पास जाते हैं और उसको एक राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है कि हम इस सोर्स को अप्रोच कर रहे हैं तो इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। धुरिया साहब, मैं यहाँ एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आपने कहा कि कोई सिस्टम नहीं है या कोई प्लान नहीं है, दरअसल वाकई अगर आप देखेंगे एक सिस्टम जो हमारे न्यूज़ रूम का काम करने का जो तरीका होता है टेलीविज़न में खास तौर से, ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ, वहाँ एक पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट है। और अगर एक रिपोर्टर जब अपने काम पे निकलता है, जब वो एक रिपोर्टर अपने जिस समय वो एक स्टोरी आइडिया उसके दिमाग में आती है, जो आपने कहा कि एक आइडिया को न्यूज़ स्टोरी के रूप में जब डेवलप करने की बात आती है, तो ये अक्सर होता है कि अगर मसलन कि किसी एक अखबार की कतरन को ही हम अपना आधार बना लेते हैं कि अगर किसी मेरठ के किसी अखबार में कोई खबर छपी है, तो हम अगर हमारा रिपोर्टर ये कहता है कि इस खबर को हम क्यों नहीं विजुअल मीडियम के रूप में इसको कवर करें, हम जाकर स्टोरी आई है, प्रिंट में आई है, लेकिन अगर हम इसे टेलीविज़न के रूप में टेलीविज़न के लिए इसे डेवलप करना चाहते हैं, तो तयशुदा है कि पहले हम जाके स्पॉट पे जाके हमारा कोई आदमी देखेगा कि वाकई में जिस चीज़ के बारे में ये खबर छपी है क्या वाकई में वहाँ तथ्य है या नहीं। कि पता चला कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ चले गए, हमने डीएम से इंटरव्यू के लिए टाइम ले लिया और वो खबर कुछ ऐसी है ही नहीं। अगर इन केस खबर है, हाँ, जो अभी हम बात कर रहे थे कि आप पहले फिजिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये फिजिबल है कि नहीं, है इसमें स्टोरी बन सकती है कि नहीं। हाँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रिंट के लिए है कि सिर्फ एक जर्नलिस्ट के लिए अपना कैमरा उठाना या अपने फोटोग्राफर साथी को मोटरसाइकिल पर बिठाना और स्पॉट पे पहुंच जाना। लेकिन हमारे लिए क्या होता है, टेलीविज़न के लिए क्या होता है, एक पूरी अब कार होगी, ड्राइवर होगा, कैमरा पर्सन होगा, आप रिपोर्टर खुद होंगे। इतना कुछ तय करने के बाद आप 100 किलोमीटर की सफ़र तय करें और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कुछ भी नहीं है। तो जो आपके लोकल सोर्सेस होंगे उनसे आप पहले तो ये स्पष्ट साफ करेंगे, जिस रिपोर्टर ने वो खबर लिखी है उनसे भी आप बात करेंगे, और अगर आपको थोड़ा भी दम नज़र आता है फिर आप खुद जाके स्पॉट पे देखेंगे। देखने के बाद अगर लगता है कि हाँ ये खबर बन रही है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि किस किस का इंटरव्यू लिया जा सकता है, इस स्टोरी में हम किन किन से बात करें, कौन कौन से पक्ष हैं। मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि एक बिरहोर आदिवासियों के बारे में ये माना जा रहा है कि ये एक ऐसे ट्राइब है जो बिल्कुल खत्म होने को है। ये झारखंड में के रांची से एक अखबार हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा कि जिसके लिए ये कहा जा रहा है, जिस ट्राइब के लिए ये खत्म होने को है, वाकई में वो ट्राइब आज के डेट में चाहती कि सरकार उनके गांव में आकर परिवार नियोजन करे। तो ये बड़ी चौंकाने वाली खबर थी अपने आप में। और इस खबर को अखबारों में देखने के बाद बिना इसकी पुष्टि किए
कई टेलीविज़न चैनल्स उस गांव में पहुंच गए। फिर ये पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी है नहीं, ये सिर्फ एक एनजीओ जो वहाँ काम कर रहा था, उसने अपनी इमेज के लिए या अपने कुछ फ़ायदे के लिए इस तरह की खबर उसने एक रिपोर्ट बना के दे दी। शायद प्रिंट वालों ने भी इसकी पुष्टि नहीं की, वहाँ जाके स्पॉट पे मौके पर जाके देखने की कोशिश नहीं की। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए, अगर पटना से कोई पूरा एक ओबी वैन वहाँ चला जाता है और वहाँ पता चलता है ये जीरो है, खबर ऐसी कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा एक्सरसाइज बेकार हो जाता है। लेकिन अगर वाकई में ये खबर है, वाकई में अगर ऐसा है, तो सबसे पहले ये कोशिश होगी कि जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं या जो कंसर्न मिनिस्टर है उनसे बात की जाए। तो उनसे बात करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपने मांगा समय और वो उपलब्ध होंगे, वो शहर में है या नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होगी, अगर दिल्ली से एक टीम वहाँ जा रही है तो हम उनसे पहले तयशुदा टाइम फिक्सअप कर लें, उसके साथ हम फिक्सअप कर लें, अगर कोई एनजीओ वहाँ काम कर रहा है उनसे भी तय कर लें। और इसके लिए अगर हम निकल रहे हैं तो हमें अपने प्रोड्यूसर्स को बताना होगा कि एयर टाइम क्या है इस स्टोरी का। एयर टाइम का मतलब यह है कि कब हम ये स्टोरी आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, एक अच्छी स्टोरी है, तो नेचुरली हम कोशिश होगी कि अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में समय समय पर इसको प्रोमो करते रहें। इसके साथ ही आपने कहा कि प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया तो यहीं से शुरू हो जाती है कि आप लाइनअप, सबसे पहले तो है कि लाइनअप करते हैं, आप लोगों को लाइनअप करते हैं जिनका इंटरव्यू लेना है। इसके बाद दूसरी चीज, आपको लगता है कि इसमें और क्या शॉट्स हो सकते हैं, क्या बिरहोर की तरह और भी ट्राइब्स हैं? नेचुरली जहां आप शूट करने जा रहे हैं वहां उस तरह के ट्राइब्स नहीं है, लेकिन आपको लगता नहीं हमारी स्टोरी में कहीं ना कहीं इन ट्राइब्स का, जैसे अंडमान में है कुछ ट्राइब्स, अगर उनका जिक्र करना है तो हम अपने प्रोड्यूसर को ये निर्देश देकर जाएंगे कि आप आर्काइव से, या जिसे फाइल फुटेज कहते हैं, ये इसकी विजुअल्स आप निकाल के रख लें, ताकि जब हम वापस लौटें तो यह सारी विजुअल्स हमें तैयार मिले और हम अपनी स्टोरी को बहुत तेजी से काम कर सकें। इन केस अगर आपको लगता है वहाँ पर पहुँचने के बाद कि नहीं स्टोरी में देरी हो रही है, तो सबसे पहला काम है अपने प्रोड्यूसर को आप बताएं कि इसमें ये वक्त लग सकता है और शायद हम एक दिन और बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि जैसे आपने अभी एक बात की, और कोई मैं इसको जर्नलिस्टिक पैमाने पे नहीं तोल रहा हूँ, कि कई बार एक घटना को हम घटना के तौर पे देखने लगते हैं। कि जैसे हमने पहले भी बात की कि एक स्टोरी में जो है वो हम कई सवालों का जवाब देते हैं। पहले सेशन में हमने बात की कि आपको एक स्टोरी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कि आप उसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ का जवाब नहीं देते हैं। और एक पत्रकारिता में एक चीज कही जाती है कि दो तरह के से चीजों को हम कवर करते हैं। एक तो हम लोगों को घटना की सूचना देते हैं कि क्या हुआ, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि क्या हुआ है, और दूसरा हम उनको उनके अंदर एक समझ पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ है। तो जब हम कहते हैं कि हम व्हाई एंड हाउ का जवाब देते हैं कि कौन, क्या, कब और कहाँ का जब जवाब देते हैं, तो हम एक तरह से एक घटना की जानकारी दे रहे हैं। और जब हम व्हाई एंड हाउ की बात करते हैं कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो एक तरह से हम ये कहते हैं कि हम उसके पीछे जो प्रक्रिया होती है उसका भी जो है वो विश्लेषण कर रहे हैं। तो एक तो घटना होती है, जो घटना एक, जिसको हम ये भी कह सकते हैं एक हार्ड न्यूज़ की तरह कि ये घटना हो गई, ये घटना हुई है। और दूसरा ये होता है कि हम जब ये कहते हैं कि घटना क्यों हुई, तो हमें मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जो टेलीविज़न की जो पत्रकारिता है उसका ज़्यादा फोकस ये होता है कि ये घटना हो गई, ऐसा हो गया है। टेलीविज़न माध्यम का एक आप कह सकते हैं कि इनहेरेंट एक लिमिटेशन है कि वो प्रक्रिया पे ज़्यादा जोर नहीं दे पाता है। तो इसको हमें मोटे तौर पे कहते हैं कि एक इवेंट सेंट्रिक जर्नलिज्म और दूसरा एक थीमेटिक जर्नलिज्म। कि इवेंट सेंट्रिक जर्नलिज्म से कि हम सिर्फ एक घटना की जो है जानकारी दे रहे हैं, उस घटना के पीछे प्रक्रिया क्या है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम एक गांव की खबर दे रहे हैं कि उस गांव में एक घटना हो गई कि जिसमें एक वर्ग के लोगों ने दूसरे वर्ग के लोगों पे अत्याचार किया। ये घटना है, इस घटना की रिपोर्टिंग तो होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इसकी विश्लेषण करना होगा कि ये घटना क्यों होती है, उसके पीछे प्रक्रिया क्या है। हम रोज एक खबर पाते हैं कि दिल्ली में 1 या 2 महिलाओं ने आत्महत्या की, लेकिन कभी कभी हमको ये भी देखना पड़ेगा कि
कि इसके पीछे प्रक्रिया कौन सी है, आत्महत्याएं क्यों होती हैं, सिर्फ महिलाएं आत्महत्या क्यों करती हैं, आत्महत्या के कारण क्या होते हैं, गरीबी है, डोमेस्टिक वायलेंस है या पॉवर्टी है, जो भी बातें हैं उसके पीछे, तो कहीं ना कहीं ये भी बात होती है कि इसके पीछे प्रक्रिया क्या है। अब जैसे कि अभी उदय ने एक ट्राइबल कम्युनिटी की बात की, तो मेरे दिमाग में बात आई कि अगर एक ट्राइबल कम्युनिटी विलुप्त हो रही है अगर, तो मैं इस पक्ष से भी उसको देखता हूं कि ट्राइबल कम्युनिटीज को विलुप्त होने का मतलब विकास भी हो रहा है। एक तो विलुप्त होने की प्रक्रिया ये हो सकती है कि उनकी आबादी नहीं बढ़ रही है, मतलब उसको, लेकिन जो लोग इंसान होते हैं, कोई वो जानवर नहीं है कि आप कहें कि एक प्रजाति जो है वो विलुप्त हो रही है। किसी ट्राइबल कम्युनिटी का विलुप्त होना ये भी बताता है कि शायद वो विकास के मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। तो मैं इस नजरिए से इस घटना को देखता हूं कि एक ट्राइबल कम्युनिटी विलुप्त हो रही है तो उसमें बुराई क्या है। तो ये सवाल ये भी आता है कि कहीं क्या हम उस प्रक्रिया की तरफ भी ध्यान देते हैं कि एक जिसमें जो इंसानों का एक समुदाय है उसके विलुप्त होने का मतलब क्या है। तो खैर ये मैं बात कर रहा था कि एक जो घटना प्रधान पत्रकारिता है और एक जो प्रक्रिया को इन्वेस्टिगेट करने की जो प्रक्रिया है, कभी आपको लगता है कि यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जो बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, और खासतौर टेलीविज़न में, कि हम सिर्फ ये बता के रह जाते हैं कि ये घटना हुई। बहुत कम खबरों को हम फॉलो करते हैं कि कैसे हुई। नहीं, वो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई उनका कसूर है, मैं कह रहा हूँ एक माध्यम की लिमिटेशन है। टेलीविजन में समझाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, समझाना मुश्किल है, इसके साथ एक और मुश्किल ये है समय का अभाव। प्रिंट में क्या होता है, अखबारों में क्या होता है कि हमारे पास जगह काफ़ी होता है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, कुछ भी फिक्स नहीं है। हम चाहें तो आधे पेज की एक रिपोर्ट लिख सकते हैं उस पर। हमने एक पूरे हाफ पेज की रिपोर्ट लिखी, उस पर कई बॉक्स आइटम हम बना सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न के साथ जो मजबूरी है वो ये है कि अगर आधे घंटे की बुलेटिन है, मसलन 30 मिनट की बुलेटिन है, तो 30 मिनट की बुलेटिन में हम औसतन ये मान लें कि 5 मिनट तो हमारा विज्ञापन में चला जाता है, इसके बाद मोन्टाज हैं और दूसरे तरह के ब्रेक्स हैं, तो बुलेटिन के लिए कई बार 20 से 22 मिनट रह जाता है। 20-22 मिनट में कोशिश ये होती है कि सारी खबरों को समेटा जाए। अब अगर खबर बहुत बड़ी है, मसलन अगर किसी बड़े राजनेता की मौत हो गई है या हत्या हो गई है, तो निश्चित तौर से हम उसके कई एंगल्स देंगे कि कैसे हुआ, उनकी जीवनी क्या थी, उनका कैसे राजनीतिक सफ़र क्या रहा, ये सब भी हो सकता है। उनके फैमिलीज में क्या चल रहा था या क्या है, पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या है उनके निधन के बाद। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि अभी हाल में कुरुक्षेत्र में एक बच्चा 50 घंटे तक फंसा रहा, तमाम टीवी चैनल्स वहाँ पे लगे रहे अपने ओबी वैंस को लेकर, सीधा प्रसारण चलता रहा, और उस दौरान देखने वाली बात यह थी कि कई चैनल्स ने ब्रेक्स भी नहीं लिए। ब्रेक्स मतलब विज्ञापन भी नहीं दिखाए। लेकिन जब बच्चा सकुशल निकल आया तो उसके फौरन बाद जो 10 बजे की बुलेटिन थी, उसमें अगर आपने देखा होगा तो उस आधे घंटे की बुलेटिन में उस बच्चे के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय मिला। उन्होंने 2 मिनट में पूरी स्टोरी बता दी और फिर हम अगली खबर पे चले गए, बेरूत में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल घटनाएं क्या हो रही है, तो हम फिर से उस खबर पे लौट आए। अब हमने ये फिर कोशिश नहीं की कि कैसे जवानों की क्या भूमिका रही, उसकी मदर की क्या रिएक्शन थी, ये सब हमने 2 मिनट में समेट दिया। 2 मिनट में हमने दिखा दिया कि कैसे बच्चे का जन्मदिन था और कैसे जब बच्चा बाहर आया तो माँ का रिएक्शन क्या थी, और जो जवान निकाल रहे थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो शायद ये समय का एक लिमिटेशंस है। और एक माना जाता है, एक सर्वे ये बताता है कि टेलीविज़न में ये होता है कि लोग लंबी स्टोरी नहीं देखना चाहते। हाँ, टेलीविजन में आमतौर पे शायद एक स्टोरी कितने 30 बहुत ज़्यादा हम ये मानते हैं कि एक स्टोरी की ड्यूरेशन जो है हम 1 मिनट 20 सेकंड तय करते हैं। वो भी जो बड़ी स्टोरी होगी, कुछ स्टोरी जो होती है जो 30 सेकंड ही में आपको कवर करनी होती है। हाँ, और मोटे तौर पे जो है वो ये माना जाता है कि अंग्रेजी में जो है वो आपके 1 सेकंड में 3 वर्ड्स तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, और हिंदी में जो ये 1 सेकंड में वर्ड्स का वो कहीं ना कहीं मतलब 2.25 से ऊपर नहीं जाता है।
और फिर टेलीविज़न में भी कि जब आप विजुअल्स देते हैं तो कई बार आपको बोलने की गति को उसी के हिसाब से जो है वो परिवर्तन करना पड़ता है। तो जैसे उदय ने कहा कि टेलीविज़न में कुछ सीमाएं होती हैं कि आपको 20-22 मिनट में कम से कम कई घटनाओं को एक साथ अकोमोडेट करना होता है, क्योंकि ये भी संभव नहीं है कि आप 20-22 मिनट के बुलेटिन में सिर्फ 4-5 घटनाओं की बात करें और बाकी खबरों को छोड़ दें। आपको सब कुछ समेटना होता है। जबकि एक अखबार में आपके पास एक गुंजाइश होती है कि आप उस पर काफ़ी वक्त भी लगाएं। आप अपनी स्टोरी को 200 वर्ष की, 300 वर्ष की, 500 वर्ष की और ज़रूरत पड़े तो 1000 वर्ष तक की भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले पेज पे स्टोरी जाती है और उसका शेष जो अंदर के पृष्ठों में चला जाता है। लेकिन टेलीविजन की सीमा ये होती है कि आपको एक स्टोरी जो है कोई 30 सेकंड की करनी है, और जैसे अभी उदय ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड की स्टोरी करनी है, और अगर आप उसको वर्ष के हिसाब से नापें तो आपको एक स्टोरी के लिए बहुत कम जो है वो स्पेस मिलता है। तो एक टेलीविजन माध्यम की जो है वो एक सीमा हो जाती है। तो यहाँ एक और अहम बात ये है कि जहाँ तक अखबारों का मामला है, तो अब अगर आप देखेंगे जो एक नेशनल अखबार है वो भी अपने रीजनल एडिशंस निकाल रहा है। दैनिक भास्कर आज देश के तमाम शहरों से, हिंदी प्रदेशों से निकल रहा है। दैनिक जागरण तमाम जगहों से निकल रहा है। तो वो अपने रीडरशिप के हिसाब से खबरों को प्रमुखता दे लेते हैं। हाँ, मतलब उनका टारगेट ऑडियंस बहुत सीमित हो गया है। जबकि टेलीविजन चैनल का पूरा देश, टेलीविजन चैनल का देश है। दिखता जरूर है कि टेलीविजन चैनल का जो उनकी सीमा है वो सारे देश को उनको देख के चलना पड़ता है। लेकिन इसमें भी ये है जो टीआरपी सेंटर्स हैं, ये सबसे बड़ा रोल अहम अदा करता है कि किस खबर को हम कितना जगह देने जा रहे हैं। अच्छा, टीआरपी को थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिए, क्योंकि शायद हमारे कई स्टूडेंट्स को टीआरपी और टीआरपी सेंटर्स को नहीं समझते हो। टीआरपी टेलीविजन रेटिंग हम कहते हैं। मतलब ये वो तय करता है, टेलीविजन रेटिंग ये तय करती है कि आपके कितने दर्शक हैं, कितने दर्शक आपको देख रहे हैं, किस चैनल को कौन कितना देख रहा है, और इसी के आधार पर पूरा विज्ञापन का अर्थशास्त्र जो है टिका हुआ है। अगर वो टीआरपी ये बताता है कि फला चैनल को 20% लोग देखते हैं, फला चैनल को 18% लोग देखते हैं, तो नेचुरली जो एक विज्ञापन देने वाला है वो उससे प्रायोरिटी देगा जिसे 22% या 20% लोग देखते हैं। अब ये टीआरपी का जो है खेल, ये अपने आप में बड़ा ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ टीआरपी सेंटर्स 20-22 शहर हैं देश में जो सारा कुछ तय करते हैं। मुंबई, दिल्ली ऐसे शहर हैं, मेट्रो शहर से। शायद यही रीज़न है, बहुत लोगों को ये जानकर या देखकर आश्चर्य लगता होगा, खासकर पटना जैसे शहरों में, लखनऊ जैसे शहरों में, कि वहाँ बाढ़ आई हुई है। कई शहर बिहार में डूबे हुए हैं, कई जिले डूबे हुए हैं, लेकिन उन्हें टेलीविज़न पे उतनी जगह नहीं मिल रही है जितना कि मुंबई में एक हल्की सी बौछार आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं वहाँ क्या मच गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मुंबई जो है एक टीआरपी सेंटर है, तो वहाँ की खबर देनी ही देनी है। मुंबई की एक छोटी सी भी खबर पटना की एक बड़ी खबर से ज़्यादा अहम मानी जाती है टीआरपी के हिसाब से देखें तो। हम एक्चुअली टीआरपी का जो ये मामला है, जैसे कि उदय ने बताया कि टीआरपी सेंटर्स क्या होते हैं। टीआरपी सेंटर से आशय है कि आज हमारे देश में जो भी मीडिया है, खासतौर से न्यूज़ मीडिया है, उसका काफ़ी जो आमदनी होती है वो विज्ञापनों से होती है। मतलब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे न्यूज़ मीडिया की डिपेंडेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये अखबारों में भी है और टेलीविज़न में भी है कि आप विज्ञापन इंडस्ट्री पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं। और टीआरपी सेंटर्स और टीआरपी से आशय यह है कि मोटे तौर पर हमें कह सकते हैं कि आज न्यूज़ मीडिया चाहता है कि जो लोग संपन्न हैं, जो समाज में जिनके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है, अब एक मूलभूत एक सिद्धांत है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को कुछ नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना है और उसके लिए उनको लोगों को तैयार करना है कि आप इस नए प्रोडक्ट को खरीदिए। तो जाहिर है कि जो नए प्रोडक्ट्स होंगे उनके खरीदार वही होंगे, उनके उपभोक्ता वही होंगे जिनके पास कुछ अतिरिक्त क्रय शक्ति है, जिनके पास एडिशनल परचेजिंग पावर है। तो बाजार वही लोग होते हैं जिनके पास की पैसा है, जो नए सामान को खरीद सकते हैं। अगर एक नई कार लॉन्च होगी तो जाहिर है कि उस कार का विज्ञापन, उस कार का संदेश उन लोगों तक जाना चाहिए जिनके पास इतना पैसा है कि वो नई कार को खरीद सकें। इसलिए विज्ञापन इंडस्ट्री की इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती है
कि उन लोगों तक वो संदेश जाए जो उस कार के संभावित खरीदार नहीं है या किसी भी उत्पाद के जो संभावित उपभोक्ता नहीं है। तो सारी की सारी वो खबरें ज़्यादा अहम मानी जाती हैं जो उन लोगों के बीच में जाती हैं, उन लोगों के बीच में लोकप्रिय ज़्यादा होती हैं जो कि समाज में अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले जो हैं वो लोग हैं। और मोटा मोटा मुझे ध्यान आ रहा है कि जो दिल्ली और बम्बई का जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, मतलब दिल्ली और बम्बई इतने बड़े बाजार हैं कि जो देश का पूरा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है शायद वो 70% दिल्ली और बम्बई तक ही कन्फाइंड है। तो अगर कोई भी न्यूज़ प्रोडक्ट उसका मार्केट दिल्ली और बम्बई है तो बाकी देश की उसको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और शायद इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे उदय ने कहा कि देश में करीब 15-20 टीआरपी सेंटर्स हैं, तो टीआरपी सेंटर्स का आशय यही है कि वो सेंटर्स हैं जहाँ पर कि ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास की एडिशनल परचेजिंग पावर है, जो समाज के अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले जो हैं तबके हैं, और उनके बीच में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की दिलचस्पी होती है। तो कहीं ना कहीं हाल ही के वर्षों में हमने पाया कि जितना एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का दबाव या प्रभाव न्यूज़ मीडिया पे पड़ा है, जो उनकी मजबूरी भी है क्योंकि संसाधन सभी को चाहिए, उसके हिसाब से ये भी हो गया कि हर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने चाहता है कि उनका जो खबरें हैं, जो उनका उत्पाद है, वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा बिके जहाँ की ये तबका रहता है। तो ये टीआरपी और जो ये एक संपन्न तबकों के बीच अपने संदेश को भेजने का जो पूरा इकोनॉमिक्स है, पूरा डायनेमिक्स है, इस तरह से ऑपरेट करता है। क्योंकि कोई भी विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापन इंडस्ट्री की दिलचस्पी उन लोगों में नहीं है जो कि बाजार नहीं है, जो खरीदार नहीं है, जो कोई नई प्रोडक्ट को जो है वो खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो ये मीडिया पे भी इसका असर पड़ा है कि काफ़ी हद तक मीडिया जो है वो थोड़ा अर्बन सेंट्रिक इस बीच में हुआ है। हमें कह सकते हैं कि गांव की खबरें उतनी नहीं होती हैं जितनी की होनी चाहिए, जब तक कि गांव में कोई डिजास्टर ना हो, कोई हत्याकांड ना हो, कोई हिंसा नहीं हो। तो ये रुझान जो है प्रबल हुआ है। तो न्यूज़ मीडिया में हाल ही के वर्षों में ये बहुत दबाव हुआ है कि कैसे वो अपने उपभोक्ताओं को, चाहे रीडर हों, चाहे व्यूवर्स हों, चाहे वो दर्शक हों, कि उनको बांधे रखें। और ये जो बांधे रखने का रुझान है, इसके पीछे एक खबरों का जो पूरा एक ढांचा है वो भी काफ़ी बदला है, उसका स्वरूप बदला है कि जो खबरें बांधे रखने वाली होती हैं वो थोड़ा ऐसी भी होती हैं जो कि सेंसेशनल होती हैं, जो इंटरटेनिंग होती हैं। और थोड़ा कई बार लगता है कि हाल ही के वर्षों में न्यूज़ मीडिया का इंटरटेनमेंट की तरफ जो है झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और उसमें लगता है कई बार कि जो असली समाचार हैं, असली खबरें हैं, कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में जा रही हैं। धुरिया साहब, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो उसमें एंटरटेनमेंट का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा आप देखेंगे कई अंग्रेजी चैनल्स भी, इवन न सिर्फ हिंदी चैनल्स बल्कि अंग्रेजी के चैनल, जहाँ की इस समय बहुत कम मार्केट है, मतलब इस समय वहाँ भी अब वो ये बता रहे हैं कि कैसे रेसिपी कौन सी तैयार करें। वो ये बता रहे हैं कि एंटरटेनमेंट का एक बॉलीवुड में क्या चल रहा है, एक पूरे प्रोग्राम्स आधा घंटा वो उस पर डाल देते हैं। तो सिर्फ न्यूज़ रहे या एंटरटेनमेंट हो, ये अभी तक ये दिशा तय नहीं है। अगर है भी तो शायद हम जानबूझ के कहीं ना कहीं इससे हम अपनी नज़रें छुपा रहे हैं। और इसके पीछे सीधा रीज़न ये है कि आप अपने व्यूअर्स को, आप दर्शक बटोरना चाहते हैं। इसका सीधा आप ये देखिए, कई हिंदी चैनल्स भी जो हैं वो क्राइम पे जो प्रोग्राम्स दे रहे हैं, वो इसके एक ज्वलंत उदाहरण है। आप कह सकते हैं कि वो रात को ये दिखा रहे हैं, आप घर के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिनर के टेबल पे बैठे हुए हैं और उस समय वो एक पूरा नाटकीय घटनाक्रम को दिखलाते हैं कि कैसे मर्डर हुआ। नेचुरली जब मर्डर हुआ, किसी खबर को कवर करने जा रहे हैं, तो उस समय आपका कैमरा वहां नहीं था। अब उस चीज को दिखलाने के लिए आप उसका पूरा नाट्य रूपांतरण करते हैं, उसके लिए एक्टर्स को लाते हैं, उसके लिए पूरी भूमिका बनाई जाती है, पूरा मंचन होता है और उसे आप शूट करते हैं और फिर स्टोरी आप बनाते हैं और सिर्फ उस पर एक कोने में एक छोटी सी पट्टी डाल देते हैं, नाट्य रूपांतरण करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। लेकिन एक आम बच्चा, जो छोटा बच्चा है, उसके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा दाई, थोड़ा सा हम लोग जो शुरू में बातचीत जो कर रहे थे उस वापस आते हैं कि थोड़ा सा एक व्यावहारिक रूप से बताइए कि एक रिपोर्टर जब जो है उसके पास एक असाइनमेंट आता है, तो
पूरी प्रक्रिया क्या होती है, वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किन सोर्सेस को अप्रोच करता है, और फिर वो जो फाइनल स्टोरी आपको रिपोर्ट करता है वो कैसे बनती है, मतलब पूरी प्रक्रिया क्या है। थोड़ा सा हमारे जो जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि देखिए, एक रिपोर्टर जब सुबह दफ्तर आता है तो हो सकता है उसके दिमाग में ये बात हो कि आज वो एमसीडी की कोई स्टोरी कवर करेगा। वो ये दिमाग में अपने डालकर आता है और अपने बॉस से ये कहता है कि हम आज एमसीडी में एक बहुत बड़ा घोटाला, हम इसको कवर करने जा रहे हैं। लेकिन उसका बॉस वो अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाता कि उसका बॉस उसे ये कह देता है कि पास में कोई एक शहर है, गुड़गांव में, कुछ आप वहाँ चले जाइए, वहाँ एक रैली हो रही है, वहाँ पॉलिटिकल रैली है और ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब उस रिपोर्टर के पास शायद इतना वक्त नहीं होता कि वो उसके बैकग्राउंड को जाने। अच्छा, अचानक उसको एक काम सौंप दिया गया और उसको ज़्यादा उसके बारे में मालूम नहीं है, कोई कुछ भी जानकारी नहीं होती। वो अपने कैमरामैन से संपर्क करता है कि हमें यहाँ जाना है। मैं आशा है कि जो हमने अभी बातचीत की कि आपको पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, रिटन सोर्स को उस रिपोर्टर को एटलीस्ट पता होना चाहिए, उस रिपोर्टर को पता होना चाहिए। व्यावहारिक जिंदगी में नहीं, मतलब व्यावहारिक जिंदगी में इतना वक्त नहीं होता है कि पूरा एक्सरसाइज की जाए। मतलब हम किताबों में तो पढ़ सकते हैं कि एक रिपोर्टर को ये करना चाहिए, व्यावहारिक जीवन में बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। उसे ये जानकारियां या तो मिलती है तो सिर्फ अपने ऑफिस से उस स्पॉट तक पहुंचने के बीच जो फोन पे, जो मोबाइल फोन का जो जमाना है, उसके आधार पे वो जो जानकारियां इकट्ठा कर सकता है वो इकट्ठा कर लेता है। वही उसकी रिसर्च है, वही उसकी रिसर्च हो जाती है। इसके बाद जब वो स्पॉट पे पहुंचता है, उस रैली स्थल पे पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि ये रैली किस चीज को लेकर है, यहाँ कौन कौन से लोग आ रहे हैं, और हो सकता है उसमें कई ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में, जिनके पूरी पृष्ठभूमि उसे वापस आते आते तक पता ना हो। अब आप यहाँ ये सवाल उठ सकता है कि जब एक रिपोर्टर वहां गया, उसने पूरी रैली को कवर की, तो उसने उसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश क्यों नहीं की, उसका प्रोफाइल जानने की कोशिश क्यों नहीं की? यहाँ उसकी मजबूरी है। अखबारों में तो यह है कि यह खबर आज जाएगी, लेकिन टेलीविजन में है ये खबर अभी जानी है, ये विजुअल्स अभी जाने हैं। तो रिपोर्टर की कोशिश ये होती कि वो वापस जल्द से जल्द आए और रिपोर्ट फाइल करें। तो यहाँ सबसे पहले जब वो अपनी ड्यूटी पर निकलता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि फ़ोन पे अपने दूसरे दोस्तों से, अपने दूसरे साथियों से, अपने एडिटोरियल दूसरे स्टाफ से वो पूछ ले कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। जितनी जानकारियाँ वो इकट्ठा कर सकता कर ले। उसके साथ ही उससे अपने कैमरा पर्सन को भी ये समझाना होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए, जिस रिपोर्टर को खुद ये पता ना हो कि वो क्या करने जा रहा हो, वो अपने कैमरा पर्सन को क्या समझाएगा। यहाँ कैमरा पर्सन को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कवर करने जा रहे हैं। इसके आधार पर ही वो अपने दिलो दिमाग में ये तय कर पाता है कि हमें क्या शूट करना है, किस चीज़ को अहमियत देनी है, क्योंकि कैमरा स्पॉट पे पहुँचते वो एक्शन में आ जाना चाहिए। टेलीविज़न में मतलब ये होता है, मतलब कि आपको स्टोरी जल्दी करनी है और आपके पास फुर्सत नहीं होती है कि कैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, और एक रफ्तार टेलीविज़न की है कि कई बार उसकी फुर्सत नहीं होती है, और जिसको हम कहते हैं कि एक क्विक रिसर्च एक रिपोर्टर करता है कि वो जब अपने ऑफिस से जो है वो घटनास्थल पर रवाना होता है तो वो फ़ोन से भी जो कुछ जानकारी इकट्ठा करता है, हम कह सकते हैं कि वो एक रिसर्च ही है। लेकिन रिसर्च का संबंध ये भी नहीं है कि जब आप एक पत्रकार के तौर पे काम करते हैं तो आपकी रिसर्च कई बार बहुत सीमित भी हो सकती है, क्योंकि आपको इतनी फुर्सत नहीं है। लेकिन एक रिसर्च कंपोनेंट हमेशा होता है। तो हमें कह सकते हैं कि एक रिपोर्टर ने जो दफ्तर से रैली तक जाने के बीच में जो फ़ोन कॉल किए, वो भी एक रिसर्च है। मतलब वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि कैसे वो उस घटना को रिपोर्ट करेगा, उस घटना का पर्सपेक्टिव क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो जितनी भी वो इकट्ठी कर सकता है जानकारी उतनी करता है। लेकिन उदय ऐसा है कि पहले हम लोग कहते थे कि जिसको हम लोग कहते हैं फॉलो अप जर्नलिज्म, कि कई बार आप एक घटनाओं को उतने विस्तार से उतना नहीं बता पाते हैं लोगों को कि जितना कि उसको बताना चाहिए था, क्योंकि आपको भी जल्दी है और टेलीविज़न की दुनिया तो खैर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है। लेकिन कई बार अखबारों में भी एक डेडलाइन है ही है
कि आप रात को 10-11 बजे तक स्टोरी फाइल कर सकते हैं, उसके बाद अखबार के एडिशन को प्रिंट होना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो एक फॉलोअप जर्नलिज्म कॉन्सेप्ट था कि माना आप कोई चीज़ कवर नहीं कर पाए तो आप उसको एक फॉलोअप के तौर पे बाद में कवर करते हैं। और फॉलोअप जर्नलिज्म इसलिए भी है कई बार कि हम एक घटना के बारे में लोगों को बताते हैं तो उनको बताना कि इसके बाद क्या हुआ। मतलब दिल्ली में कोई बहुत बड़ी घटना हुई, कोई अपराध हो गया, कोई बलात्कार की घटना होगी, तो अल्टीमेटली वहाँ तक जाना कि किसी को सजा हुई कि नहीं हुई। तो हमें पाते हैं कि जो हाई प्रोफाइल क्राइम है उनके बारे में तो काफ़ी खबरें छप जाती हैं, लेकिन कई घटनाएं जो अखबारों में रिपोर्ट होती हैं वो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो फॉलोअप जर्नलिज्म थोड़ा सा उसमें जो है कमी आई है। और टेलीविज़न चैनलों में शायद जो दबाव होता है कि हर बार आपको एक नई चीज़ देनी है, आपका कंपटीशन है, आप फॉलोअप जर्नलिज्म कहीं उधर मुझे लगता है कि फॉलोअप जर्नलिज्म कहीं कुछ समाप्त सा हो रहा है। मतलब फॉलोअप जर्नलिज्म ना कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। देखिए, फॉलोअप जर्नलिज्म खत्म तो नहीं हो रही है, उसकी भी मैं शायद एक मजबूरी है, जो हमने अभी भी कहा कि जब आपके पास रिसर्च मटेरियल नहीं हो। और फॉलोअप कहाँ होगा? यह फॉलोअप तभी हो सकता है जब एक आदमी उस खबर को पूरी तरह से कंसंट्रेशन उसके पास हो कि आपको ही करना है। वो जब दफ्तर आता है तो उसे रोज एक नया काम, एक नई बीट उसे मिल जाती है। टेलीविजन जर्नलिज्म के शायद ये सबसे बड़ी त्रासदी हम कह सकते हैं कि एक खासतौर से एक नया रिपोर्टर हो जो अपने करियर को बना रहा हो, जो चाहता है कुछ करें, उसके लिए खासतौर से बड़ी मुश्किल होती है। अब अगर कोई प्रियदर्शनी मट्टू जैसा हत्याकांड का एक मामला था जो अभी बहुत ही चर्चे में रहा, उसमें सब कुछ ये तय हुआ कि किसने इसकी हत्या की। कहा गया कि कोई किसी आईपीएस का बेटा था, आज वो वकालत कर रहा है। लेकिन कोर्ट ने भी माना कि कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, जिसकी वजह से इसे हमें बरी करना पड़ रहा है। लेकिन किसी चैनल ने उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये चूक कहाँ हुई। तो फॉलो अप जर्नलिज्म तो टेलीविजन जर्नलिज्म में हम कह सकते हैं कि खत्म तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो उसकी रफ्तार है जैसे कि थोड़ी कुंद पड़ी। राहुल महाजन का ही मामला था कि कुछ दिनों तक अखबार के फ्रंट पेज में या टेलीविजन चैनल में इतना छाया रहा कि लगता है कि कोई दूसरी खबर के लिए जगह ही नहीं थी। मुझे लगता है कि आज की तारीख में राहुल महाजन के मामले में क्या हुआ, आगे क्या हुआ, एकदम वो खबर जो है जैसे लगता है कि गायब सी हो गई है। मतलब एकदम गायब नहीं हुई, लेकिन कुछ खबर ही नहीं है। मतलब एक घटना अचानक तो 3 दिन तक छाई रहती है और फिर उसके बाद सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा, बिल्कुल। और लेकिन सन्नाटा छाया, और जिस दिन उसके एंगेजमेंट की खबर आई, आपने देखा कई चैनल्स ने उसे हेडलाइन के रूप में, उस दिन दो चीजें हुई थी। उस दिन उसे दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति भी दी गई थी, कोर्ट ने दी थी, लेकिन चैनल्स के लिए वो दूसरी खबर हो गई। और पहली खबर ये हुई कि आज उसकी मंगनी है। हाँ, लेकिन तो कहीं ना कहीं जब तक मसाला ना हो तब तक शायद कोई इसे फॉलो नहीं करना चाहता। किसी ने ये फॉलो करने की कोशिश नहीं की कि वो मकान जो प्रमोद महाजन के नाम से आवंटित था, जिसे तुरंत ये कहा गया था कि उसको आवंटन रद्द कर दिया जा रहा है, और इसके बावजूद वो फिर से कैसे उसको एक्सटेंशन मिला, किस तरह से एक्सटेंशन मिला, इस पे किसी ने कोशिश नहीं की कि इसको फॉलो किया जाए। वो अपने आप एक इंटरेस्टिंग किस्सा हो सकता था। हाँ, क्योंकि उसको जब रद्द किया गया तो माना गया कि आपने आरोप लगाया कि एक सरकारी मकान को आपने इसका दुरुपयोग ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए, और उस पर आरोप ये भी लगे कि जैसे ड्रग्स के धंधे में वो शामिल हो तो उसके दुरुपयोग किया इसलिए। लेकिन कई बार होता है कि कई खबरें जो हैं वो बहुत बड़ी खबरें होती है और बाद में पता ही नहीं होता कि उसका अंत कहाँ हुआ। तो शायद लोगों की क्यूरियोसिटी भी हो कि उसका अंत कहाँ हुआ। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, और उदय आज हमारे बीच में आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जो खबरों की दुनिया बहुत विशाल है, और ये कह सकते हैं कि अंतिम सत्य जो है उसको जानना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमको इन विषयों पे सोचते रहना पड़ेगा, समझते रहना पड़ेगा, ताकि न्यूज़ मीडिया वास्तव में जो है लोगों को खबरें पहुंचाए। और इस बातचीत के माध्यम से, इस विमर्श के माध्यम से जो लोग पत्रकार बनेंगे उनको समझना होगा कि एक तो आप सिद्धांत में कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, और सिद्धांत को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदर्श हमारे सिद्धांत ही होते हैं। सिद्धांत ही हमको वो चीज़ बताते हैं जो कि हमारा एक तरह से आदर्श है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, उसको हमको अचीव करना है।
और जैसे कि उदय ने बताया आपको कि व्यावहारिक पत्रकारिता में क्या क्या उसमें समस्याएं आती हैं, जो कि हम एक आदर्श अपने सामने रखते हैं, व्यवहार में उसको हम अचीव कर सकते हैं, उसका कितना परसेंट हम अचीव कर सकते हैं। तो आजकल जो दुनिया है समाचारों की, वो बहुत ही पेचीदा, बहुत ही जटिल हो चुकी है। उसको समझना, उसके बीच में काम करते रहना, और जो हमने अपने जो गोल निर्धारित किए हैं उन गोल्स तक पहुंचना आज शायद पहले से कहीं मुश्किल हो गया है। तो हम लोग प्रोग्राम को ही खत्म करते हैं। अगले महीने फिर मिलेंगे हम कुछ नए विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।